सो गाइस वेलकम बैक ऑन द फिफ्थ चैप्टर। सो आज का चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड स्पाइसी होने वाला है, मतलब धमाकेदार, तो स्पाइसीस्ट चैप्टर एवर। सीन की शुरुआत होती है केना और जीरियस के बीच में होती हुई WWE। सो पिछले सीन में जैसा कि हमने देखा था, जीरियस कहता है तुम यहाँ मुझसे मेरे साथ सोने की भीख मांगने आई हो, है ना। इस बात पे केना एकदम हैरान हो जाती है और वो सोचती है क्या मैं गलत थी जो मुझे लगा कि तुम मुझसे गले लगना चाहते हो। वो शायद तब से सीरियस और अगले ही सेकंड रोमांस तो गया भाड़ में। सीरियस ने तो सीधा गला ही पकड़ लिया और कहता है क्या तुमसे 6 महीने वेट नहीं हुआ जो मरने चली गई। और कीना सोचती है सही बात है, इस इंसान को किसी औरत को लुभाने की कोई समझ ही नहीं है। सीरियस के लिए इस दुनिया का हर इंसान बस उसके आगे झुकने के लिए है और मैं उसके खिलौने से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ जिसे वो मार डालना चाहता है। इसे फिर कीना उसे बोलती है हमारा एक वादा हुआ था, है ना, कि मैं महाराज के काम आऊँगी। ये डॉक्यूमेंट्स राष्ट्रीय खजाने में हो रही गड़बड़ियों का पूरा हिसाब है। पहले तो सीरियस एकदम हैरान हो जाता है और फिर कहता है तुम्हारा मतलब है खजाने के पैसे चुरा रहा है कोई। और वो कीना के गले पर से हाथ हटाता है। जैसे ही वो हाथ हटाता है कीना सीरियस के नज़रिए से देखा जाए तो मैं राफेल से कहीं ज़्यादा शक के घेरे में हूँ। फिर भी ये सच है कि राफेल तख्ता पलट की साजिश रच रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जानकारी सीरियस के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। कीना कहती हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स लेजर्स का निचोड़ है। सीरियस कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी किसी बेकार चीज़ की बातों पर विश्वास करूँगा। फिर कीना कहती है बहुत ही डरते हुए पर हिम्मत जताते हुए अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कृपया राजधानी के अनाथ आश्रम की जांच करवाएं। हालांकि सालों से उस कीमत के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फंड दिया गया है, पर आप वहां खुद जाकर देख सकते हैं कि आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। इतना सुनते ही सीरियस का उन डॉक्यूमेंट्स को क्रश करते हुए कहता है बकवास है ये। और वो सीरियस अपने दांत पीसते हुए कहता है ये कितना बड़ा जाल है। सीरियस को जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा और वो हल्का सा पीछे हटता है और उसकी ये हालत देखकर कीना सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीरियस अपने जज्बात इतने खुलेआम दिखाएगा। कीना मन ही मन डॉट्स को कनेक्ट करती है। शायद सीरियस कहीं ना कहीं राफेल का खुद को एहसानमंद महसूस करता है, उसी इंसान का जिसने उसके अकेलेपन में। कीना उसकी ये हालत देखकर डर तो रही थी पर उसकी तरफ देखते हुए बड़ी हिम्मत करके कहती है कृपया अपनी मंत्री को खोने से न डरें। इस बार मैं इस दुनिया में महाराज की इकलौती रोशनी बनूंगी। वो ऐसा सोचती है मैं साबित करूंगी कि मैं आपके काम आ सकती हूँ योर मैजेस्टी। तभी सीरियस एकदम गुस्से में आकर कहता है कोई यहाँ है, इस औरत को तुरंत अंडरग्राउंड जेल में डाल दो। सैनिक वहाँ अचानक आते हैं और कहते हैं जी महाराज। गार्ड्स कीना को पकड़कर ले जाते इस तरफ आइए। उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है और बाहर से एक बड़े ताले के लगने की आवाज़ आती है। जो कोई भी जेल अगर जाता है तो वह अंदर जाकर रोता है, पर हमारी कीना यहाँ पर जाकर खुश हो रही थी कि चलो बस जान तो बची, सीरियस ने मेरा गला नहीं काटा, यही बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी रहेगी तो कुछ जुगाड़ तो मैं कर ही लूँगी। तभी गार्ड्स कहते हैं कृपया यहीं रहें जब तक महाराज के आगे का कोई आदेश नहीं आता है। कीना सोचती है आखिर में मैं ऐसी जगह बंद हो ही गई, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये कुछ ना कुछ से तो बेहतर ही है। और बार बार होने वाले युद्धों की वजह से ये देश फ़िलहाल आर्थिक तंगी में है और इसे बहुत ही बुरी तरह जूझ रहा है। महाराज को जो बात मैंने बताई है वो इस बारे में सोचेंगे ज़रूर और वेरीफाई भी करेंगे। अगर इतनी बड़ी रकम शक के घेरे में है या इधर उधर हो रही है तो सीरियस सच का पता लगाने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसे राफेल का तख्ता पलट का प्लान तो पता चल ही जाएगा। मैं उसका इतना भरोसा जीत लूँगी कि वो मेरे बिना
रह ही नहीं पाएगा और तब मैं अपनी आज़ादी हासिल कर लूँगी। इस बार मैं इस दुनिया में महाराज की इकलौती रोशनी बनूँगी। कहीं ना कहीं मुझे जलन महसूस हो रही है। मेरी पिछली ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में दोनों में ही कोई मेरे पास ऐसा नहीं था जो मेरे लिए रोशनी जैसा। सीरियस को लगा कि मैं चाहती थी कि वो मुझे गले लगाए, पर उसने अगर मेरी ज़ख्मों से भरी बदसूरत पीठ देख ली तो उसे पक्का घिन आएगी। और यहाँ कीना एकदम इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मैंने जो जुल्म सहे हैं उसके ये निशान इस बात का सबूत है कि मैं कमज़ोर थी। इसलिए उसकी पत्नी होने के बावजूद मैं अंदर ही अंदर राहत महसूस करती हूँ कि उसने मुझे आज तक एक बार भी नहीं छुआ। यहाँ सीरियस मन ही मन में कीना की कही गई बातों के बारे में सोच रहा है और वो सोचता है कि जब मैं इस औरत से मिला था तो ये पहली बार में ही मुझे देखकर एकदम डर के मारे पीली पड़ गई थी। उसकी तुरंत बाद वो बेहोश हो गई और तब से अपने कमरे में बंद है। ताकतवर को कमज़ोर की रक्षा करनी चाहिए और सबको अच्छे दिल से मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसी बातें उन कमज़ोरों के खोखले आदर्श हैं जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। मैं ऐसी कमज़ोर औरत की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता, पर ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तभी सीन में फ्लैशबैक दिखाया जाता है राफेल का। महाराज, मैं आपके लिए कुछ मीठा लाया हूँ, कृपया पढ़ते वक्त इन्हें खा लीजिए। और महाराज, आप तो फिर से लंबे हो गए हैं, मुझे आपके लिए नए कपड़े तैयार करवाने होंगे। मैं आगे भी आपके को ऐसे ही बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और इन्वेस्टिगेटर आ जाता है। वो महाराज को बताता है कि ये सब सच है। जांच के मुताबिक राफेल ने राष्ट्रीय खजाने से पैसे चुराए हैं और ये भी पता चला है कि उसने ताकतवर अमीरों को कुछ फ़ायदे पहुंचाए हैं। और हमें ये भी पता चला है कि ज़ुबैदा नाम की एक नई मर्चेंट गिल्ड में बहुत सारा पैसा जा रहा है। वैसे तो ज़ुबैदा बाहर से एक मर्चेंट गिल्ड लगती है, पर इस बात की पूरी संभावना है कि यह असल में तख्ता पलट की साजिश रचने वाला एक संगठन है। हमें उनका ठिकाना भी मिल गया है जो राजधानी के एक शराब खाने में है और राफेल वहां अक्सर आता जाता रहता है। जांच के दौरान हमें यह भी पता चला कि लगता है कि वहां केवल सीक्रेट कोड के इस्तेमाल करने के बाद ही अंदर जाया जा सकता है और वो सीक्रेट कोड भोर के ड्रैगन के शराब हॉल के आखिर वाला कमरा। और सीरियस अगले ही सीन में यही कोड बोलते हुए उसी शराब के खाने पर पहुंच जाता है। वह सीक्रेटली अपना मुंह ढककर वहां खड़ा होता है और वहां की बातें सुन रहा होता है। राफेल वहां अपने मेंबर से बात करते हुए कहता है, इसमें जल्दबाजी करना खतरनाक है। सीरियस एक मॉन्स्टर है, मैंने ही उसे तलवारबाजी सिखाई है, इसलिए मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो ज़ुबैदा का एक एक आदमी मारा जाएगा। जब तक हमें उसको हराने के लिए एक लायक माहिर तलवारबाज नहीं मिल जाता, इस प्लान को अंजाम देना मुश्किल होगा। गिल्ड के मेंबर्स कहते हैं, पर क्या हम इतनी जल्दी कोई ऐसा तलवारबाज मिल पाएगा? इतनी माहिर लोग ज़्यादा नहीं हो सकते। उन्हें जवाब देते हुए राफेल कहता है, तो फिर हमारे पास अपना खुद का तलवारबाज तैयार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम उस पर एक साथ मिलकर हमला करें तो हम सीरियस का काम तमाम कर सकते हैं। तभी सीरियस बड़े आराम से अपना मुखौटा हटाते हुए सामने आकर कहता है, राफेल। वह आगे चलकर आता है और कहता है, तुम पूरी दुनिया छान मारो, फिर भी तुम्हें मेरे जैसा कोई तलवारबाज नहीं मिलेगा। राफेल डरते हुए कहता है, सीरियस? सम्राट ऐसी जगह पर क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़े बेवकूफ़ होगे कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाओगे कि मुझे हराना मुश्किल है। यू आर फायर्ड। और पलक झपकते ही वहाँ खड़े एक एक इंसान को उसने अपनी तलवारों से खूना खून कर दिया। और फिर वो ठंडी सांस लेते हुए कहता है, बड़ा ही बोरिंग था ये। और आखिर कीना की याददाश्त का कमाल हो ही गया। अगर उसे नॉवल नहीं याद होती या उसने नहीं पढ़ा होता तो शायद वो अपनी जान नहीं बचा पाती। वहाँ बेचारा राफेल सोचा था बड़ा तीर मारेगा, पर यहाँ तो खेल ही ख़त्म हो गया। सीन शिफ्ट होता है, 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और कीना की बहुत ही गंभीर हालत होती है। वहाँ पे
पानी टपक रहा होता है बैकग्राउंड में, और वह सोचती है मुझे यहाँ कैद किए हुए कितना वक्त बीत गया। कीना को जेल में डाले हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। जेल में डाले जाने के बाद कीना के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। हर दिन उसे खाने के लिए सिर्फ एक सूखी ब्रेड का टुकड़ा और पानी दिया जाता था। कोई उससे मिलने भी नहीं आता था। यहाँ कीना सोचती है कि सीरियस को अब तो ज़रूर पता चल गया होगा कि राफेल तख्ता पलट की साजिश रच रहा था, पर मैं अभी तक इस हालत में क्यों हूँ। खैर, भले ही मैं उसके काम आई, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो मुझे सच में जेल से आज़ाद कर देगा। आमतौर पर लोग किसी के योगदान के बराबर उन्हें इनाम देते हैं, पर सीरियस तो अंदर तक एक केवल खलनायक है। इसलिए क्या मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ? ये सब बड़ी शांति से और दुखी होकर सोच ही रही होती है कि उसकी नज़रें बाहर से आने वाली आवाज़ों की तरफ जाती है। वहाँ बाहर से सर्वेंट सारे चिल्ला रहे होते हैं कि कृपया पहले नहा लीजिए महाराज। महाराज तो यहाँ खूना खून होने के बाद, पूरे खून से नहाने के बाद भी सीधे जेल की तरफ जाते हैं, और उनके सर्वेंट्स उनसे कहते हैं अगर आपको इस हालत में किसी ने बाहर देख लिया तो सभी बुरी अफवाहें फैलाएंगे। सीरियस कहता है चुप रहो, मरना चाहते हो क्या? सर्वेंट्स की तो जैसे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कीना सोचती है ये तो सीरियस की आवाज़ है। सीरियस वहाँ आता है और अपने हाथों से निकली हुई आग से लोहे की सलाखों को पिघलाने लगता है। कीना सोच रही होती है कि अरे हाँ, याद आया, नॉवेल में लिखा था कि यह फायर मेज है, पर लोहा पिघलाने वाली आग, यार ये तो बहुत कमाल का है। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी आग इतनी ताकतवर होगी। सीरियस कीना को देखकर कहता है ठंडी आवाज़ में मैंने राफेल को मार दिया। कीना हैरान हो जाती है और सोचती है मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ उसे कैद करेगा, पर उसने तो इसे मार ही डाला। और फिर सीरियस अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम मेरे काम आई हो। कीना मन ही मन सोचती है मुझे इसका हाथ थामना होगा, पर मुझ में अब इतनी ताकत ही नहीं बची है। वो इतने टाइम से वहाँ अंदर रहने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। वह उसे अपना कोट देते हुए कहता है कि कितनी बुरी हालत बना ली है, थोड़ी देर ही जेल में थी। और वो इतना कहते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। द प्रिंसेस कैरी, क्या ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी यार उसको जेल से निकलने के बाद। और कीना वाज लाइक हैं, ये क्या हो रहा है?